हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ डीबीटी जेआरएफ and in this video we are going to discuss the questions of part A. Right, we are mainly focusing on the part A, which is a compulsory and we can say a limiting factor for DBT JRF एग्ज़ाम। ऑलराइट, सो लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस जो थे वो डिस्कस करे थे, जो कि जिसमें जनरल एप्टीट्यूड हमने मैथमेटिकल जो एप्टीट्यूड रहता है उसके बारे में हमने डिस्कस करा था। इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following molecule are involved in formation of ATP by substrate level phosphorylation during glycolysis। ऑलराइट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस क्या होती है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस एक यूनिवर्सल और मोस्ट कंजर्वेटिव पाथवे है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल एंड मोस्ट कंजर्वेटिव पाथवे है। ठीक है, यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल का ये मतलब होता है कि ये सभी जितने भी जो एनिमल्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांटी, आई मीन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उन सब में जो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है वो पाया जाता है। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं इसके स्टेप्स के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि इन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। सो अगर हम बात करते हैं 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन कौन कौन से स्टेप्स में होता है? ठीक है, एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो स्टेप है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, यहाँ पे 2 एटीपी का यूज हो रहा है और 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब एक तो यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है और सेकंड, जब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, तब भी यहाँ पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स में। मतलब एक यहाँ पे जो है वो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम इनिशियल स्टेप्स में देखें तो यहाँ पे एटीपी से एडीपी, एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे एटीपी का यूज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू, ठीक है, दिस डायग्राम, ठीक है, हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से जो है, कौन कौन से स्टेप्स में जो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। फर्स्ट आप देख सकते हो कि 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे तो एटीपी का यूज हो रहा है। ठीक है, और थर्ड ये हो गया सी फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, यहाँ पे भी एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी एटीपी का यूज हो रहा है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे भी एटीपी का यूज हो रहा है। तो आपके जो करेक्ट आंसर है कौन सा है? दैट इज ऑप्शन फर्स्ट, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इनको आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पूछा है कि यू क्रोमेटिन क्या होता है। ठीक है, कंडेंसिन क्या होता है, कोहेसिन क्या होता है और हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है। तो उस तरह के इजी क्वेश्चन जो है वो डीबीटी में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं यू क्रोमेटिन के बारे में। ठीक है, यू क्रोमेटिन क्या होता है? Euchromatin is a partially decondensed region of a chromatin which with active gene region। ठीक है, यूक्रोमेटिन क्या होता है? यूक्रोमेटिन एक पार्शियल डिकंडेंस्ड, ठीक है, डिकंडेंस्ड रीजन होता है क्रोमेटिन का जिसमें कि एक्टिव जीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप इस डायग्राम में आप देख सकते हो। ठीक है, दिस इज हेटेरोक्रोमेटिन एंड दिस इज यूक्रोमेटिन। ठीक है, यहाँ पे ये ओपन क्रोमेटिन है। डी कंडेंस का मतलब होता है, ठीक है, जो ओपन क्रोमेटिन होता है वो। ठीक है, इस तरह से ओपन रीजन इसमें होते हैं और कंडेंस मतलब टाइटली पैक्ड होता है। ऑलराइट, सो आप इसको मैच कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ए मैच विद
2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, यहाँ पे कट हो जाएंगे, ठीक है, सेकंड और थर्ड हमारे पास। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में ए का सेकंड दिया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंडेंसिन क्या होता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से देखो कि हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन एक हाईली कंडेंस्ड रीजन होता है क्रोमेटिन का विद इनएक्टिव जीन, ठीक है, हाईली कंडेंस होता है, ठीक है, क्लोज क्रोमेटिन होता है, ठीक है। तो ये हाईली कंडेंस्ड रीजन है विद इनएक्टिव जीन्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डी का यहाँ भी थर्ड है और यहाँ भी थर्ड है, अभी भी हमारा आंसर जो है वो नहीं निकला है। तो नेक्स्ट हम बात करें कि कंडेंसिन और कोहेसन क्या होता है। कोहेसिन और कंडेंसिन, कंडेंसिन क्या करता है, तो ये कोहेसन तो ग्लू का काम करता है, ठीक है, ये लिंक करता है, लिंक द सिस्टर क्रोमेटिन्स टुगेदर immediately after replication। सो कोहेसिन का रोल होता है, ठीक है, लिंक करने में, लिंक सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर इमीडिएटली आफ्टर द रेप्लिकेशन, ओके। और जो कंडेंसिन होता है, कंडेंसिन का काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन द क्रोमोसोम कंडेंसेशन टू फर्दर रिड्यूस माइटोटिक क्रोमोसोम टू कॉम्पैक्ट बॉडीज, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोहेसिन है, ठीक है, और ये कंडेंसिन है। कंडेंसिन का काम क्या होता है, क्रोमोसोम को कंडेंस करना, डायरेक्टली पैक करना, ठीक है। और कोहेसिन का काम क्या होता है, जो ये टू सिस्टर क्रोमेटिड्स है इनको ये लिंक करता है, ठीक है, ये क्या करता है, इसको लिंक करता है। सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग थर्मल डीनेचुरेशन द टीएम ऑफ प्रोटीन डिनोट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे थर्मल डीनेचुरेशन के बारे में पूछा है, ठीक है, जो टीएम होता है प्रोटीन का वो क्या होता है, टीएम हम किसको कहते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, द मिड पॉइंट ऑफ टेम्परेचर रेंज ओवर विच डीनेचुरेशन अकर, और टेम्परेचर एट विच प्रोटीन स्टार्ट डीनेचर, ठीक है। अब ये कोई टेम्परेचर दिया है क्या, ये कोई टेम्परेचर है, ठीक है, ये टेम्परेचर है। अब ये कह रहा है कि ये टेम्परेचर जहां से डीनेचुरेशन स्टार्ट होती है क्या वो टीएम होता है, या फिर टेम्परेचर एट विच द प्रोटीन डीनेचर इज कंप्लीट, या फिर ऐसा टेम्परेचर जहां पे प्रोटीन की डीनेचर कंप्लीट होती है। तो ये दोनों ही बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। और मिनिमम टेम्परेचर एट विच द प्रोटीन डज नॉट डी, ये भी बिल्कुल गलत बात है। टीएम क्या होता है, ठीक है, टीएम ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें हाफ ऑफ द प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो चुकी होती है, इससे हम क्या कहते हैं, इसको हम टीएम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, तो ये टेम्परेचर है, ठीक है, इसमें क्या है, इसको हम टीएम कहते हैं। ये जो यहाँ पे हाफ ऑफ द प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो चुकी है, इसको हम टीएम कहेंगे। सो टीएम इज द मिड पॉइंट ऑफ अ टेम्परेचर रेंज ओवर विच डीनेचुरेशन अकर, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज कॉइंड बाय, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने दी थी, फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है। फ्रेडरिक सेंगर जो थे वो एक बायोकेमिस्ट थे, ये जो थे एक बायोकेमिस्ट थे और ये नोबेल प्राइज विनर भी हैं, ठीक है। और कैरी म्यूलिस जो हैं ये भी बायोकेमिस्ट थे, ठीक है। और अगर हम बात करें जेम्स वॉटसन की, तो जेम्स वॉटसन और जो मॉडल है डीएनए का, क्रिकेट वॉटसन का जो मॉडल है, ठीक है, डीएनए की स्ट्रक्चर इन्होंने दी थी, डीएनए स्ट्रक्चर। और जो कार्ल एरिक थे, ठीक है, कार्ल इरकी थे, इनको जो है उन्होंने एक टर्म दी थी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने इसका यूज़ किया था। और ये एक हंगेरियन इंजीनियर थे, ठीक है, 1919 में इन्होंने जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म थी उसको कॉइन किया था। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय ट्रोपोफेज, ठीक है, जो ट्रोपोफेज होता है वो क्या होता है, ठीक है। ये ट्रोपोफेज, ये वाला क्वेश्चन जो है वो माइक्रोबियल जेनेटिक्स का है, ठीक है। तो क्या होता है ट्रोपोफेज,
प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल इसको कहते हैं, या प्रोडक्शन ऑफ ट्रॉपिकल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, या प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल और ट्रॉपिकल प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ठीक है, दिस इज ट्रोपोफेज। ट्रोपोफेज इज द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन को हम ट्रोपोफेज कहते हैं। और एक और टर्म होती है आइडियोफेज। मे बी इस बार एग्जाम में आपसे ये पूछ ले जाए कि आइडियोफेज क्या होता है, ठीक है। लास्ट टाइम आया था कि ट्रोपोफेज क्या होता है, मे बी इस बार पूछ ले कि आइडियोफेज क्या होता है। सो आइडियोफेज इज द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। नेक्स्ट इज electron from excited chlorophyll molecule of photosystem 2 are accepted first by, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, आपको पता है कि 2 फोटोसिस्टम होते हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि दिस इज अ फोटोसिस्टम 2 एंड दिस इज द फोटोसिस्टम 1, ठीक है। जब भी यहाँ पे लाइट एनर्जी आती है और ये एक्साइट होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं। और सबसे पहले, ठीक है, P60 इसका सेंटर होता है। सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, फियोफाइटिन के पास जाएंगे। और फियोफाइटिन किसको देता है, दैट इज प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन के बाद, ठीक है, प्लास्टोक्विनोन ए, प्लास्टोक्विनोन बी, उसके बाद ये जाते हैं, ठीक है, जो साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स है उसके पास ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 H पॉजिटिव आयन निकलते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पास हो जाते हैं प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं फोटोसिस्टम 1 के अंदर। और फोटोसिस्टम 1 से, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है चले जाएंगे फिर जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल उसके बाद A0 है, फिर उसके बाद A1 के पास, इसी तरह से फिर ये फेराडॉक्सिन के पास जाते हैं। और ये, ठीक है, इस तरह से ये NADH बन के कहाँ चल जाता है, दैट इज इन केल्विन साइकिल। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होते हैं तो सबसे पहले किसके पास जाएंगे, तो सबसे पहले ये जाते हैं किसके पास, प्लास्टोक्विनोन के पास, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीडियो lecture we will cover the another questions of DBT-JRF. Till that, stay tuned and subscribe to my channel, like the video and share the video. Thank you so much all.